नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाइट किंगडम में। तो दोस्तों, आज से हम अपनी डेटाबेस की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना समय को गंवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डेटाबेस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, मतलब डेटाबेसेस की जितनी क्लासेस हैं जो भी सिलेबस में है, उसको कंप्लीट करेंगे। डेटाबेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि डेटा क्या है। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज डेटा। डेटा असल में है क्या। तो डेटा की अगर हम लोग बात करें तो डेटा का मतलब होता है कि ऐसी डिटेल्स जो कि रॉ में हो, फैक्ट्स में हो या फिर फिगर्स में हो। कंडीशन ये है कि ये खुद में इनकम्प्लीट होनी चाहिए, मतलब मीनिंगलेस डिटेल्स होनी चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो। जो मीनिंगलेस डिटेल्स हो खुद में, उनको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ये रॉ में हो सकती हैं, फैक्ट्स में हो सकती हैं या फिर फिगर्स में हो सकती हैं। जैसे ये नंबर्स में हो सकते हैं, वर्ड्स में हो सकते हैं, इमेज भी हो सकता है, वीडियोज भी हो सकते हैं, ऑडियो हो गया या सिंबल्स या फैक्ट्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये खुद में इनकम्प्लीट होंगे। मतलब अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया या कोई, जैसे मान के चलिए कोई डेट दे दी गई आपको, जिससे आपको एक डेट दे दी गई और बोला गया है यहाँ पे एक, मान के चलिए हमारे पास में डेट आ गया। डेट में लिखा हुआ है, एक डेट दे दी गई 18/11/2025। तो ये जो डेट है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा। खुद में इनकम्प्लीट है ना, कि आखिरकार ये जो डेट दिया हुआ है, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये है क्या। कहने का मतलब इनकम्प्लीट डिटेल्स। अब इससे तो आपको कुछ पता चलेगा नहीं। तो ये क्या हुआ, एक डेटा हुआ। समझ गए ना। वैसे ही अगर किसी का नेम दे दिया गया तो वो एक डेटा होगा। चलिए फिर इसके बाद में हम लोग थोड़ा और अच्छे से इसको जानते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास में एक टेबल दिया गया। अब ये टेबल में डिटेल्स तो हैं, लेकिन ये डेटा के रूप में है। अब हमको थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझना पड़ेगा। मतलब डेटा और इंफॉर्मेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं डेटाबेस में, और इसी को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में उस डेटा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि जब तक कोई भी टेबल है, उस टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो अनप्रोसेस्ड डेटा है। मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है और वो खुद में इनकम्प्लीट है। जैसे अगर इस टेबल से, जो टेबल दी गई है आपको, इस टेबल से अगर आपको कोई डिटेल निकालना हो, तो वो क्या होगा, वो एक इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे हमको पूछना है कि हाईएस्ट मार्क्स किसका है, तो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो किसका है, ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। या लोएस्ट मार्क्स मार्क्स जो है वो किसका है, तो लोएस्ट जो मार्क्स होगा वो क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन होगा। तो ये कब मिलेगा हमको, जब हम इस टेबल पे प्रोसेस करेंगे, इस डेटा के ऊपर एक प्रोसेस करेंगे, तब हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब ये कि हम लोग मीनिंगलेस डिटेल्स या डेटा हम लोग स्टोर करवाते हैं डेटाबेस में। लेकिन जब हमको ज़रूरत होती है तो उसी डेटा के ऊपर हम लोग प्रोसेस करके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि डेटा है क्या, तो सीधा सिंपल सी बात यह है कि ऐसे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिन जो कि खुद में इनकम्प्लीट हों, अनप्रोसेस्ड हों। ऐसे डिटेल्स जो कि अनप्रोसेस्ड हों। समझ रहे हैं ना, इनकम्प्लीट हो गया है, अनप्रोसेस्ड हो गया है, मीनिंगलेस डिटेल्स इज कॉल्ड डेटा। चलिए, तो डेटा के बाद में एक जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि डेटाबेस क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। तो ये जो डेटा है, जो रॉ में है या फैक्ट में है या फिगर में है, ये जिस स्टोरेज में स्टोर होती है उसको डेटाबेस कहते हैं। मतलब ये कि ऐसा स्टोरेज, ऐसा प्लेस जहाँ पे इस रॉ फैक्ट्स या फिगर्स को स्टोर किया जाए, उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। और ये स्टोरेज किस रूप में होगा, क्योंकि बात डिजिटल रूप में हो रही है, तो यहाँ जो स्टोरेज होगा वो भी डिजिटल डिवाइसेस के रूप में होगा। हालांकि अब जैसे समझिएगा इस बात को, अगर आपके पास में कोई फाइल है, तो फाइल के अंदर पहले से जब डेटाबेस नहीं यूज किया जाता था, डिजिटल डेटाबेस नहीं यूज किया जाता था, तो फाइलें रखी जाती थी। तो वो फाइलें जिस प्लेस में रखी जाती थी वो ऑब्वियसली एक डेटाबेस था, लेकिन वो हार्ड कॉपी में था।
तो हार्ड कॉपी था, लेकिन जिस जगह पे वो फाइलें रखी जाती थी, स्टोर की जाती थी, वो डेटाबेस ही था, उसको डेटाबेस ही कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया, क्योंकि डेटा जो है उसको डिजिटल रूप में रखा जाने लगा, तो एक डिजिटल स्टोरेज भी चाहिए होगा, क्योंकि डेटा को डिजिटल रूप में रखना है। तो वो जो डिजिटल स्टोरेज होगा वो क्या होगा, हमारे कंप्यूटर्स होंगे। कैसे कंप्यूटर्स होंगे, जिनमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो, मतलब स्टोरेज काफ़ी हो हमारे पास में, काफ़ी लॉन्ग स्टोरेज हो, उस जगह पे हम अपने डेटा को रखते हैं। तो अगर ऐसा कोई स्टोरेज या कोई कंप्यूटर आपने बना के रखा हुआ है कि जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करके रखते हो, तो ऑब्वियसली वो एक डेटाबेस है। चलिए, फिर उसके बाद में अब हम देखेंगे कि तो अब डीबीएमएस की बात करेंगे, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि डेटाबेस क्या है, डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा क्या हो गया, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि खुद में इनकम्प्लीट हो। डेटाबेस क्या हो गया, जहां पे वो रॉ फैक्ट्स या फिगर्स जो कि इनकम्प्लीट है उसको स्टोर किया जा रहा है। मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उस डेटा को, उस डेटाबेस को किस तरीके से अरेंज करके रखा जाएगा, कैसे उस पे एक्शंस होंगे, कहीं किस तरीके से उसको हम लोग मैनेज करेंगे, कैसे हम अल्टर करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, है नहीं है। या वो जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है डेटाबेस का, वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, कैसे उसको बनाया जाएगा। ये सभी चीजें जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है, ये मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो डीबीएमएस का मतलब यह है कि डेटा हो गया हमारा, फिर डेटाबेस मतलब डेटा को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इसी को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिसमें मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि इसी स्ट्रक्चर में बनना चाहिए, टेबल में डेटा बनना चाहिए, है नहीं है, इस तरीके से होता है। चलिए, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है। समझ गए ना, किस लिए, ताकि हम लोग उसको इजी एक्सेस कर सकें, या फिर मैनेज कर सकें, या फिर अपडेट कर सकें। चलिए, टाइप्स ऑफ डेटाबेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस हो गया। अब रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डेटा को टेबल के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और दोनों सभी टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, कुछ कीज वगैरह डिसाइड की जाएंगी, और उन्हीं कीज के अकॉर्डिंग सभी टेबल को आपस में सिंक कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करके रखना है, और डेटा जो होगा वो टेबल्स के रूप में ही होगा। फिर नो एसक्यूएल डेटाबेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो अलग फॉर्मेट्स में होगा, मतलब टेबल के फॉर्मेट में नहीं होगा। तो किस फॉर्मेट में होगा, डॉक्यूमेंट हो गया, ग्राफ हो गया, या की वैल्यू पेयर्स के रूप में हो गया। जैसे हमारे पास में एक्सएमएल हो गया, जेसन हो गया, या फिर मंगोडीबी, या फिर कैसेंड्रा का इस्तेमाल हम लोग इस तरीके से यूज करके रखते हैं। ये टेबल के रूप में नहीं होगा डेटा नो एसक्यूएल में। ये डेटाबेस जो होगा, यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स या ग्राफ या की वैल्यू पेयर्स के रूप में डेटा को स्टोर करेंगे। डेटाबेस एलिमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो डेटा खुद हो गया, मतलब डेटा अगर नहीं होगा तो हम स्टोर क्या करेंगे। तो सबसे पहले वो रॉ फैक्ट्स या फिगर्स है नहीं है, जो कि इनकम्प्लीटेड इनकम्प्लीटेड है, वो चाहिए हमको। फिर उसके बाद में डीबीएमएस की बात करें तो यहाँ पे डीबीएमएस का मतलब सॉफ्टवेयर से है। अब उस डेटा को रखने के लिए कैसे रखा जाएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया, यानी डेटाबेस एलिमेंट का सेकेंड ऑप्शन। अब इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड है, तो माई हो गया, सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखता है। ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर्स हो गए, ये सभी कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास में। फिर उसके बाद में टेबल हो गया। अब चूंकि डेटा को टेबल के रूप में ऑर्गेनाइज करना है, तो डेटा जो होगा वो टेबल के रूप में होगा, रो एंड कॉलम्स में होगा। तो ये भी क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, मतलब टेबल की हमको जरूरत है वहां पे। फिर उसके बाद में स्कीमा की बात करें तो वो टेबल कैसे बनाया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वैसे ही तो टेबल नहीं बना सकते। मतलब रॉ एंड कॉलम्स को हम लोगों को कुछ सिस्टमेटिक तरीके से रखना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर जो कि ब्लूप्रिंट के रूप में काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ एलिमेंट। हमारे पास फोर एलिमेंट्स हैं, मेन फोर एलिमेंट्स जो कि डेटाबेस एलिमेंट्स होते हैं। इनके बिना आप इस डेटाबेस पे काम नहीं कर सकते।
चलो, और ये टेबल को इंक्लूड किया गया है इसलिए क्योंकि हम लोग MySQL पढ़ने वाले हैं, तो जो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होगा, SQL होगा, तो इसलिए यहाँ पे डेटा जो होगा वो टेबल के रूप में ही होगा, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट को टेबल में रखा गया है। अब अगर कोई दूसरा डेटाबेस हुआ, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास में NoSQL हुआ, तो वहाँ पे टेबल नहीं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा। चलिए, डेटा रहेगा, DBMS यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी सेकेंड एलिमेंट होगा, स्कीमा भी होगा, बट वहाँ पे टेबल नहीं होगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा। और वहाँ पे स्कीमा के अलावा जो डिफाइंड जो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी स्ट्रक्चर्स या ब्लूप्रिंट होंगे वो। फिर हम बात करते हैं DBMS सॉफ्टवेयर्स की। तो DBMS सॉफ्टवेयर में हमारे पास में कुछ है MySQL, ऑफिस एक्सेस, Oracle, फॉक्स प्रो या DB2 जैसे सॉफ्टवेयर्स का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे वो MySQL होगा। MySQL सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करेंगे और उसी पे हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ DBMS की। देखिए, ये वो जानकारी है जो कि अभी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो फिर डेटाबेस आप कैसे उस पे काम करो। चलिए, हिस्ट्री ऑफ DBMS की देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1950s की बात है। डेटा को फाइल बेस्ड सिस्टम तब तक होता था जिसमें कि डेटा को स्टोर करके रखा जाता था, मतलब हार्ड कॉपी। जब भी कोई डिटेल आपको रखनी होती थी तो एक रजिस्टर ऐसा कुछ बनाना पड़ता था इस तरीके का। और जो रजिस्टर बनाया जाता था उस रजिस्टर पे वो रजिस्टर कुछ इस तरीके से होता था, और इसी रजिस्टर में रॉ एंड कॉलम्स बनाए जाते थे और डेटा को स्टोर किया जाता था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब ये किस तरीके से था यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, 1950s में हुई। लेकिन ये फाइल बेस्ड सिस्टम था, डेटा सिस्टम था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि डेटा स्टोरेज जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत सारी फाइलें जनरेट हो जाती थी, रखा जाता था, कॉम्प्लेक्स था। है नहीं है। उस वक्त हमको ज़रूरत थी मोर इफिशिएंट ऑर्गेनाइज्ड तरीके की, एक बढ़िया सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए था। मतलब हमको एक डेवलपमेंट चाहिए था उस वक्त DBMS का। ठीक है, एक डेटा मैनेजमेंट का एक बढ़िया अप्रोच उस वक्त चाहिए था हमको, जो कि मिला हमको। किसके जरिए मिला, कैसे मिला, ये भी हम चलेंगे, थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 1950s में क्या था। डेटा फाइल बेस्ड सिस्टम में था, जिसको ऑर्गेनाइज फाइल बेस्ड सिस्टम से ऑर्गेनाइज किया जाता था और उसको सेपरेट फाइल्स में रखा जाता था। इस सिस्टम को, जो फाइल बेस्ड सिस्टम था, इसको मैनुअली हम लोग बनाते थे। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम था ये, और इसको मैनेज करना, मेक करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, और शेयर करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। मतलब यहाँ पे आप डेटा को किसी भी तरीके से रख सकते थे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था कि नहीं ऐसा ही टेबल बनेगा या इसी तरीके से आपको डेटा रखना है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद में यूज़ हुआ पंच कार्ड का। पंच कार्ड क्या होता था कि इसमें एक पेपर होता था, पंच एक कार्ड होता था जिसमें होल्स बने हुए होते थे, और सभी होल्स एक डिजिट, स्पेशल डिजिट या फिर स्पेशल कैरेक्टर का रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। उन्हीं के जरिए हम लोग डेटा को स्टोर करवा के रखते थे। फिर उसके बाद में मैग्नेटिक टेप आया, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक ड्रम आया, और फिर पेपर टेप आया। और पेपर टेप के बाद में हमारे पास में ये जो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का अ, जन्म हुआ, बर्थ हुआ। ठीक है, किसके जरिए कैसे हुआ ये भी चलिए हम चलते हैं, समझते हैं। तो डॉक्टर एडगर फ्रैंक कॉड, इनका नाम आप याद रखिएगा। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इन्होंने 1970 में बनाया था। अब जिस तरीके से न्यूटन को सेब पसंद नहीं आया था, एप्पल पसंद नहीं आया था, उसी तरीके से डॉक्टर एडगर फ्रैंक कॉड को वो फाइल बेस्ड सिस्टम पसंद नहीं आया, और उन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया। किस सन में इंट्रोड्यूस करवाया, 1970s में यूज करवाया। और ये एक रिलेशनल मॉडल था, और यहाँ पे डेटा को काफी लार्ज रूप में रखा जा, मतलब बहुत बड़ा डेटा रखा जा सकता था, बहुत बड़ा डेटा रखा जाने लगा। ठीक है, और एक शेयर डेटा बैंक भी। अब शेयर क्यों, क्योंकि वो डिजिटल रूप में था, तो उसको हम शेयर भी कर सकते थे। काफी लार्ज डेटा हम लोग यूज स्टोर करवाने में कामयाब हो गए उसके बाद। ये रिलेशनल मॉडल था, मतलब यहाँ पे डेटा को टेबल्स के रूप में रखा जाता था, और सभी टेबल्स को आपस में ये सिंक कर दिया जाता था। और ये टपल्स या फिर रॉ या ये कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट्स के रूप में बनाया जाने लगा। ये जो मॉडल था, ये इसकी जो थ्योरी थी वो रिलेशनल अलजेब्रा से थी, और रिलेशनल अलजेब्रा का ही यूज करके इसको लॉजिकल एंड इजी बनाया गया यूज करने के लिए। ठीक है,
फिर उसके बाद में एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं। हाँ, ये जो था डेवलप किया गया था, इसके एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको बताया गया। ठीक है, मतलब ये रिलेशनल डेटाबेस था, यहाँ पे इसको डेवलप किया गया, इसका नाम यही दिया गया कि जो बना हुआ है रिलेशनल डेटाबेस, इसको क्या नाम दिया गया, क्या क्या बना बताया गया, इसको बोला गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बताया गया, और ये क्वेरी रिलेशनल डेटाबेस माना। चलिए, डेटाबेस मॉडल की अगर हम बात करें तो ये डेटाबेस मॉडल क्या है या डेटा मॉडल क्या है, तो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो ये डिफाइन करता है कि डेटा को किस तरीके से रखना है। मतलब अगर टेबल बनाना है तो कैसे आप बनाओगे, ऐसे आप नहीं बना सकते, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको डेटा को बनाना पड़ेगा, वो सॉरी टेबल को बनाना पड़ेगा, और टेबल को बनाने के बाद में उसी तरीके से आपको डेटा को रखना पड़ेगा। और इस डेटा में सभी टेबल्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे एक डेटाबेस के अंदर, ताकि हम लोग सही तरीके से काम कर सके। अब क्या है, कैसे है, किस तरीके से इसको सही तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, वो जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब हम लोग अच्छे से समझेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल की अगर हम बात करें तो हेरारिकल हो गया डेटा मॉडल, नेटवर्क हो गया, रिलेशनल हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, एंटिटी रिलेशनशिप, ये सभी टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल हो गए। हायरार्किकल का मतलब यहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड के रूप में रहेगा डेटा। नेटवर्क डेटा मॉडल हो गया, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हायरार्किकल था उसमें पेरेंट एंड चाइल्ड के रूप में, मतलब एक पेरेंट के पास कई सारे चाइल्ड हो सकते थे, लेकिन एक चाइल्ड के पास कई सारे पेरेंट नहीं हो सकते थे। नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या किया गया कि एक पेरेंट के पास में कई सारे चाइल्ड तो हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के पास में कई सारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था हेरारिकल मॉडल से। फिर रिलेशनल मॉडल की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमारे पास में, इसमें क्या था कि डेटा को टेबल के रूप में रखना और टेबल्स को आपस में सिंक करके रखना, मतलब कनेक्ट करके रखना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या किया गया है कि डेटा को एक ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर करवा के रखा जाने लगा। डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल अब डॉक्यूमेंट के रूप में रखा जाने लगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जेसन हो गया, एक्सएमएल हो गया, ऐसी फाइलों के रूप में इसको स्टोर करवाया जाने लगा डेटा को। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की बात करें तो जो रिलेशनल मॉडल है उसी का सेकंड जो अपग्रेड वर्जन है, ये समझ लीजिए कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे। अभी हम देखते हैं कि डीबीए क्या होता है। ठीक है, तो डेटा मॉडल और ये सभी चीजें समझने के बाद में हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि इन सब चीजों को मैनेज कौन करता है, मतलब सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होगी, किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा, हम बैकअप कैसे लेंगे, रिकवरी कैसे होगा, है नहीं है डेटा का, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा। तो ये सारा काम होता है डीबीए का, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। अब ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है यूजर और दूसरा होता है एक वो टीम जो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा होता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर और दूसरा यूजर जो उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, ये दो डीबीए होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी किस तरीके से होती हैं, और डीबीए कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को मैनेज और मेंटेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, ताकि डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा डेटाबेसेस में, और ये इंश्योर करता है डीबीए कि डेटाबेस जो का जो फंक्शन है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है नहीं है, इन सब चीज़ों को सिक्योरिटी सही तरीके से है नहीं है, इंटीग्रिटी भी है या नहीं है, इन सब चीज़ों को वेरीफाई करता है। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब एक टीम होगी जो कि डेटाबेस डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन देखेगा, जो कि ये देखेगा कि डेटाबेस को डिजाइन कैसे करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाएगा, सेकंड टीम देखेगी कि किस तरीके से उसका ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे, और अगर है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। थर्ड टीम देखेगी, थर्ड जो रोल होता है वो ये होता है कि बैकअप एंड रिकवरी का, बैकअप कैसे होगा, उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कैसे किस तरीके से हैंडल की जाएगी, ये देखेगा सेकेंड जो रोल होगा। फिर डेटाबेस मेंटेनेंस, प्रॉपर तरीके से डेटाबेस का मेंटेनेंस भी होना जरूरी है नहीं है।
एक मेंटेनेंस टीम होगी, फिर उसके बाद में डेटा इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए एक टीम यहाँ पे होगी, फिर कोलेब्रेशन विथ टीम्स के रूप में एक होगा रोल, जो कि सभी को आपस में कोलैबोरेट करने की परमिशन ग्रांट करेगा, जो सभी को आपस में कोलैबोरेट करवाएगा। तो ये हो गई एक वो टीम जो कि आपके सॉफ्टवेयर पे काम करेगी, आपके सभी प्रॉब्लम्स को देखेगी। जैसे मान के चलिए कोई यूजर काम कर रहा है किसी डेटाबेस पे और कहीं वहां पे कोई प्रॉब्लम आया, या तो वो प्रॉब्लम एक दो तरीके से हो सकता है, एक तो आपके सिंटेक्स में एरर हो, और दूसरा जो आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आएगा वो कौन देखेगा? कोई ना कोई तो होगा उसको हैंडल करने के लिए। और सोचिए जरा, जब सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा तो किसने उसको डिजाइन किया गया होगा, तो वो ये डीबीए के लोग होते हैं। मतलब ये होते हैं जो कि ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा, कैसे उसको डिजाइन किया जाएगा, किस तरीके से काम करेगा, कैसे वो एक सर्वर को इम्प्लीमेंट करेगा, किस पोर्ट का यूज करेगा, किस तरीके से यूज किया जाएगा, वो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। समझ गए ना? ये वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा होता है। दूसरा जो डीबीए होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो होता है यूजर खुद, जो यूज कर रहा होता है। वो किस लिए होता है, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। यहाँ पे जो टाइप्स होते हैं डीबीएस के है, जो किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम डीबीए, वो सभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया, मतलब टाइप में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले सिस्टम डीबी है, ये इंश्योर करेगा कि आपका इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनिंग जो है सॉफ्टवेयर का डीबीएमएस कैसे काम करेगा, कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, मेंटेन कैसे किया जाएगा। मतलब कहने का यह है, सिस्टम डीबीए का टोटल काम जो सॉफ्टवेयर पे होगा, सबसे पहला सिस्टम डीबी यानी सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा। फिर एप्लीकेशन डीबीए, एप्लीकेशन डीबीए में ये देखा जाएगा कि आपके जो सिंटेक्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, कैसे काम करेंगी, वो एप्लीकेशन डीबीए में देखा जाएगा। फिर डेवलपमेंट डीबीए, ये डेवलपमेंट डीबीए जो होगा ये देखेगा कि डिज़ाइन कैसे होगा, डेवलप कैसे किया जाएगा, टेस्ट किस तरीके से इसको सही तरीके से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, नया डेटाबेस सिस्टम अगर कोई जनरेट किया गया है तो फिर वो किस तरीके से वर्क करेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ग्लिच तो नहीं है, सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये डेवलपमेंट डीबीए का काम होता है, ये देखता है। ऑपरेशनल डीबीए का अगर हम बात करें तो ये रूटीन चेकअप के लिए होता है, जैसे कि हमारे पास में बैकअप्स हो गया, रिकवरी हो गया, या सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए ऑपरेशनल डीबीए का वो किया जाता है। तो यहाँ 4 टाइप्स हो गए, सबसे पहले सिस्टम डीबीए, एप्लीकेशन, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम देखते हैं डेटाबेस यूजर्स। अब देखिए 2 टाइप्स के हमने बताए थे डीबीए, एक क्या था, सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करने वाला जो हम पहले पढ़ रहे थे, और दूसरा क्या होगा, जो हमारा यूजर होगा। अब इसके पास क्या होगा, डेटाबेस जो यूजर्स होगा ये किस तरीके से, ये इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, नहीं, जो डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करेगा, यानी उस पर वर्क करेगा। समझ गए ना? यहाँ पे कई सारे ऑपरेशन वो कर रहा होगा, जैसे स्टोर करना, रिट्राइव करना, अपडेट करना, या डेटा को मैनेज करना, कई सारे वर्क हो सकते हैं। अब डेटाबेस यूजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले डीबीए होगा। मतलब अब समझिएगा, यूजर जो कि काम कर रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ पे डेटाबेस, अभी इसमें टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स में कौन कौन आएगा, एक डीबी आएगा, जो कि एक मेन यूजर होगा, जो कि खुद में एडमिनिस्ट्रेटर होगा। जैसे आप लोग पीसी पे यूजर्स वगैरह क्रिएट करते हो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, दूसरे लोकल्स होते हैं, और अगर हम दूसरे को चाहें तो डीबीए बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी यूजर होता है, ठीक है। एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जैसे मैनुअली अगर बाय डिफॉल्ट हम यूज बात करें तो वहाँ पे रूट होता है, वो डीबीए होता है। फिर उसके बाद में एंड यूजर होगा, जो एंड यूजर वर्क कर रहा होगा उसके लिए रखा, उसको बोला गया। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की बात की गई, जो एप्लीकेशन को बना रहा है। फिर सिस्टम एनालिसिस्ट की बात की गई, डेटाबेस डिजाइनर्स की बात की गई, ये डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिसिस्ट की बात की गई, और टेस्टर की बात की गई। ये सभी सॉफ्टवेयर पे हो रहे होंगे, और ये यूजर्स की बात हो रही है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा वो ईआर मॉडल के ऊपर होगा। और अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री पढ़ ली, डेटा क्या होता है समझ लिए, डेटाबेस क्या होता है समझ लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है समझ लिए, फिर उसके बाद में डीबीए क्या होता है ना, ये डीबीए के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ ली, तो उसकी हिस्ट्री को भी समझ लिया है नहीं। अब हम ईआर मॉडल, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो ईआर मॉडल होगी।
ईआर मॉडल को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले चलेंगे माइस्क्ल को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया क्या होगी वो देखेंगे, फिर उसके बाद में उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और एक डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में हम लोग वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिकल करने के बाद में ईआर मॉडल को समझेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को समझेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।